So welcome to everyone. Hope so you are all doing well. Today I'm gonna discuss whole CRPC in one video lecture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि सीआरपीसी का रोल कब स्टार्ट होता है, कब हम सीआरपीसी को फॉलो करेंगे। वैसे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है। क्रिमिनल मीन्स जब क्राइम कमिट किया हो या होने वाला हो किसी पर्सन के थ्रू, तो उसका प्रोसीजर बताया है, कब कैसे फॉलो करेंगे उस प्रोसीजर को, कोर्ट में या कोर्ट से पहले। सीआरपीसी में जाने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले ऑफेंस कमिट। तब ऑफेंस कमिट होगा तब सीआरपीसी का रोल स्टार्ट होगा। गॉट इट? जब ऑफेंस कमिट होता है तो 6 एलिमेंट्स जो है वहां पर फुलफिल होने चाहिए। फर्स्ट, मेंस रिया, एक्टस रिया, कोएशन, हार्म, इलेगैलिटी एंड पनिशमेंट। ये 6 एलिमेंट्स आपने आईपीसी में पढ़े भी होंगे और सेक्शन 2 क्लोज एन ऑफ सीआरपीसी में भी अबाउट ऑफेंस बताया हुआ है। इनको हम यहाँ डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना कि जब ये 6 एलिमेंट फुलफिल होंगे तब एक ऑफेंस कमिट होता है और तब हमारा क्राइम कमिट होता है इन द आइज ऑफ लॉ, और यहाँ से प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का रोल स्टार्ट होता है। अब ऑफेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉग्निजेबल, सेकंड वन इज नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मीन्स सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंस वेयर पुलिस कैन अरेस्ट द ऑफेंडर विदाउट वारंट, मतलब जो सीरियस नेचर के होते हैं और जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है पर्सन को विदाउट एनी वारंट। लेकिन सेकंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सीरियस नेचर के नहीं होते हैं और इसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट भी नहीं कर सकती है पर्सन को। अब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को देख लेते हैं, क्या होता है, क्या प्रोविजन है सीआरपीसी में इसके लिए। तो नॉन कॉग्निजेबल डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज एल में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस रिपोर्ट होती है अंडर सेक्शन 155, जिसको रजिस्टर नंबर 2 या डेली डायरी भी बोला जाता है। जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट होती है तो वो एज ए कंप्लेंट तैयार करके मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है, और अदरवाइज पर्सन खुद भी अंडर सेक्शन 200 कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब कंप्लेंट चली गई है मजिस्ट्रेट के पास तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट का एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट कंप्लेंट के साथ भी एग्जामिनेशन करेगा और मजिस्ट्रेट एक आर्ग्यू भी हियर कर सकता है। जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ कंप्लेंट ट्रू है और जुरिडिक्शन भी कोर्ट की बनती है तो मजिस्ट्रेट अप्लाई करेगा इश्यू ऑफ प्रोसेस, जो अंडर सेक्शन 61 to 83 ऑफ सीआरपीसी में गिवन है। क्या गिवन है इश्यू ऑफ प्रोसेस में? पहले एक्यूज को समवन भेजेंगे। अभी हम उस सिचुएशन की बात करेंगे जब एक्यूज को समवन भेजने के बाद कोर्ट में अपीयर नहीं होता। तो एक्यूज अपीयर नहीं हुआ तो कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी करेगी, और फिर भी अगर पर्सन को अरेस्ट नहीं कर पाती है पुलिस या कोर्ट में, तब भी अपीयर नहीं होता वो पर्सन, तो कोर्ट उस पर्सन को प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी। उसके बाद कोर्ट प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है या सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकती है। ये सब इश्यू ऑफ प्रोसेस है, ये कोर्ट अप्लाई करती है जिससे एक्यूज कोर्ट में अपीयर हो। ये तो वो प्रोसेस था जब हम एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट या अपीयर नहीं होता है। हम देखते हैं जब एक्यूज कोर्ट में अपीयर हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट समवन, तो एक्यूज डिफेंस करेगा खुद को उस कंप्लेंट को लेके और एक्यूज कोर्ट में श्योरिटी सबमिट करेगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि श्योरिटी से रिलीज कर दिया जाए तो श्योरिटी से कर सकते हैं, बट अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं श्योरिटी इनफ नहीं है तो मजिस्ट्रेट ट्रायल स्टार्ट कर देगा। अब ट्रायल का प्रोसीजर क्या है हम आगे देखेंगे, और एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो ध्यान में रखने वाली है, कंप्लेंट ज़्यादातर उन केसेस में होगी तब तक ऑफेंस कमिट नहीं होता है, कोई सस्पिशियस होता है, और कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों में हो सकती है। अब तक ऑफेंस के एलिमेंट्स, टाइप्स और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेंट, इश्यू ऑफ प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किए, यहाँ पर समराइज करके यहाँ डिस्कस किया है। तो अब तक हमें पता लगा ऑफेंस के एलिमेंट्स क्या है, टाइप्स क्या है, और हमने इसमें जो टाइप्स से 2 नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, इसमें हमने नॉन कॉग्निजेबल को अभी तक देखा है। अब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस को समझते हैं जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज सी ऑफ सीआरपीसी। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है अंडर सेक्शन 154, जिसको रजिस्टर नंबर फर्स्ट भी बोलते हैं। अभी यहाँ पर एक सिचुएशन आती है
जहाँ पर पुलिस ऑफिसर एफआईआर करने से मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो हम जाएंगे एसपी के पास अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3। मतलब एक एप्लीकेशन राइटिंग में एसपी को पोस्ट कर देंगे, फिर वो खुद भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या किसी अदर पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्शन दे सकता है एफआईआर करने की या इन्वेस्टिगेशन करने की, क्योंकि सेक्शन 36 एसपी को एक ऑफिसर इंचार्ज की पावर देता है। ये तो हुआ वो बात जब पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया एफआईआर करने से, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन में। अब सेकंड आता है कि अगर एसपी भी रिफ्यूज कर देता है एफआईआर करने से तो क्या करेंगे। तो हम जाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। ये प्रोविजन मैजिस्ट्रेट को वो सब पावर देता है जो एक पुलिस ऑफिसर की होती है। मतलब ये प्रोविजन पुलिस के सारे राइट मैजिस्ट्रेट को देता है। अब तक पता लगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहले एफआईआर हुई, एफआईआर नहीं हुई तो एसपी के पास जाएंगे, और अगर एसपी भी रिफ्यूज कर देता है एफआईआर करने से तो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वहां से मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेंगे एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। और वैसे पर्सन सिंपली कंप्लेंट भी कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास, बिकॉज हमने पीछे देखा था कि कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस में हो सकती है। ये थोड़ा सा हमने देखा जब पुलिस ऑफिसर एफआईआर करने से रिफ्यूज कर देती है। अब हम देखते हैं कि अगर एफआईआर कर लेती है पुलिस तो क्या होगा। एफआईआर होने के बाद वो जाएगी अंडर सेक्शन 156 में, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ मारपीट करना नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब एफआईआर तो हो गई है, लेकिन जिस पर्सन के अगेंस्ट हुई है ना, वो पर्सन बहुत रेपुटेटेड है सिटी में, तो वो पुलिस को बोलता है कि मैं ऐसे किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, इवन इस ऑफेंस में भी मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो वो पर्सन क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में। वो पर्सन अगर पुलिस को सामने अपीयर होगा तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, जिससे उसकी रेपुटेशन हार्म हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन अंडर सेक्शन 438 में प्री अरेस्ट बेल ले सकता है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से। अब यहाँ पर एक सिचुएशन आती है, जिस पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर हुई है वो पर्सन उस स्टेट से बाहर है, उसको पता लगा है कि उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई है। अब अगर वो पर्सन वहाँ की सेशन कोर्ट में जाएगा जहाँ एफआईआर हुई है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। उससे पहले कि वो सेशन कोर्ट में जाएगा उससे पहले पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। इस सिचुएशन में क्या करेगा वो पर्सन। ऐसे सिचुएशन के लिए एक सेक्शन अवेलेबल है सीआरपीसी में, दैट इज सेक्शन 482। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये सेक्शन तब अप्लाई होगा तब पर्सन उस स्टेट से अनदर स्टेट में हो और वो चाहता है पुलिस उसे अरेस्ट ना करे, तो उसे उस स्टेट की हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है और उसके बाद वो वहाँ की कोर्ट में अपीयर होगा जहाँ एफआईआर रजिस्टर हुई है उस पर्सन के अगेंस्ट। फिर वो वहाँ की सेशन कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल लेगा अंडर सेक्शन 438। ये सेक्शन तब अप्लाई होंगे व्हेन एफआईआर फाइल्ड बट बिफोर अरेस्ट बाय पुलिस। मतलब एफआईआर तो हो चुकी है लेकिन पुलिस के अरेस्ट करने से पहले। अब यहाँ पर एक प्रोविजन नजर आ रहा है क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर का। अगर कोई एफआईआर हो जाती है जो कि बिल्कुल रोंग है तो हाई कोर्ट में क्वैशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स एफआईआर को खत्म करवा देना। इट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कैन क्वैश द एफआईआर अंडर सेक्शन 482। अब तक हमने 3 सिचुएशंस को नोटिस किया है। यहाँ पे 3 प्रोविजन जो सीआरपीसी में गिवन है। प्री अरेस्ट बेल, जहाँ पर पर्सन अरेस्ट नहीं होना चाहता है, पहले ही अरेस्ट होने से पहले जो बेल ले लेता है। सेकंड है कि अगर जिस पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर हुई है वो किसी अनदर स्टेट में प्रेजेंट है तो तब उसके लिए क्या प्रोविजन है। और नेक्स्ट होता है कि क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की, अगर एफआईआर गलत हुई है उसको क्वैश कराना है तो उसका क्या प्रोविजन है सीआरपीसी में। तो सेक्शन 438, 482 और क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर के लिए भी 482 था जो हमने देखा अभी। अब नेक्स्ट आता है, अगर एफआईआर हुई है, पुलिस अरेस्ट करने गई उस पर्सन को जिस पर्सन के अगेंस्ट हुई है और पर्सन भाग जाता है। 2-3 टाइम्स पुलिस ने रेड की, पर्सन नहीं मिला, भाग गया, तो पुलिस कोर्ट से उस पर्सन को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करा लेगी। मतलब कोर्ट एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देगी उस पर्सन को। ये तब की बात थी, तब एफआईआर के बाद पुलिस अरेस्ट करने जाती है पर्सन को। अब इफ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस अरेस्ट करने जाती है पर्सन को
and he avoid his arrest willfully, then police will declare that person absconder. इट मीन्स अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर भी कोई पर्सन अरेस्ट को विलफुली डिनाई करता है, मना करता है, तो सिचुएशन में भी एब्सकॉन्डर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ हमने देखा एक सिचुएशन है जब एफआईआर होने के बाद पुलिस जाती है पर्सन को अरेस्ट करने, और एक सिचुएशन जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जाती है पर्सन को अरेस्ट करने, और दोनों सिचुएशन में पर्सन भाग जाता है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस सिचुएशंस में। नेक्स्ट आता है जब प्रॉपर्टी पुलिस ने डिटेन की हो और उसको रिलीज कराना उस प्रॉपर्टी को पुलिस कस्टडी से, तो क्या प्रोविजन है उसके लिए देखते हैं अभी। ड्यूरिंग अरेस्ट या इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसी चीज़ें या प्रॉपर्टी वगैरह पुलिस डिटेन कर लेती है, मतलब अपने कब्जे में कर लेती है, और पर्सन को लगता है अगर पुलिस कस्टडी में ये चीज़ रहेगी तो खतरा है। इस सिचुएशन में वो पर्सन पिटीशन लगा सकता है अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी उस प्रॉपर्टी को पुलिस कस्टडी से रिलीज कराने के लिए। ये सेक्शन या पिटीशन दोनों सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रायल भी और बिफोर ट्रायल भी। ट्रायल से पहले भी इस सेक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं और ड्यूरिंग ट्रायल भी हम इस सेक्शन पिटीशन को अप्लाई कर सकते हैं। सो अब तक हमने देखा जब पर्सन अरेस्ट नहीं होता, या वो प्री अरेस्ट बेल ले लेता है, या फिर वो एफआईआर को ऐश करा देता है, और एक प्रोविज़न हमने यहाँ पे 151 सेक्शन जो देखा है वो कि अगर उसे कोई पुलिस की कस्टडी में कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ है उसको रिलीज कराना है, उसके लिए क्या प्रोविज़न है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सीआरपीसी में उसका क्या प्रोविज़न है, प्रोसीजर है, वो सब हमने देखा। अब हम बात करते हैं अगर पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है अंडर सेक्शन 161। इसमें एक्यूज के जो विटनेसेस होते हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। और अब तक हमने देखा जब पर्सन अरेस्ट नहीं होता, या वो प्री अरेस्ट बेल ले लेता है, या फिर वो एफआईआर को ऐश करा देता है, और एक प्रोविज़न हमने यहाँ पे 151 सेक्शन जो देखा है वो कि अगर उसे कोई पुलिस की कस्टडी में कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ है उसको रिलीज कराना है, उसके लिए क्या प्रोविज़न है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सीआरपीसी में उसका क्या प्रोविज़न है, प्रोसीजर है, वो सब हमने देखा। अब हम बात करते हैं अगर पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है अंडर सेक्शन 161। इसमें एक्यूज के जो विटनेसेस होते हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। अब आपने ये सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर करना है एक्यूज को। किन केसेस और सिचुएशन में ऐसा होता है ये देख लेते हैं। जब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करती है किसी पर्सन को, तो ये पुलिस की ड्यूटी है, वो उसको विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर करेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57। सेक्शन 57 ये बात बोलता है कि पुलिस की ड्यूटी है कि उसको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करे। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है विद इन 24 आवर्स, देन पुलिस अंडर सेक्शन 167 मजिस्ट्रेट के पास फाइल करेगी रिमांड। रिमांड आपने सुना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मारना पीटना। रिमांड मीन्स मारना पीटना नहीं होता। रिमांड में पुलिस फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकती है, एक्यूज्ड को मार नहीं सकती है। अगर करती है तो वो पर्सन मेडिकल करा सकता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने टॉर्चर किया है। रिमांड किन ग्राउंड्स पर लिया जाता है? जब पुलिस कोई फर्दर रिकवरी या पॉइंटेशन कराना चाहती है तो पुलिस रिमांड ले लेती है बाय मजिस्ट्रेट, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है उनको नोटिस देकर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब तक रिमांड चलेगी तब तक बेल नहीं मिल सकती है। जब रिमांड ख़त्म होगी तब पर्सन को जुडिशियल किया जाएगा, फिर बेल मिलेगी, और इसलिए ज़्यादातर रिमांड खारिज कर दिए जाते हैं बाय मजिस्ट्रेट। बहुत सारे ग्राउंड्स है जिसमें रिमांड को कंटेस्ट करते हुए इसको खारिज कर दिया जाता है। जैसे ग्राउंड्स होते हैं, मजिस्ट्रेट क्या देखता है ग्राउंड्स में, फर्स्ट रिकवरी हो चुकी है या नहीं, एफआईआर में डिले हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है या नहीं, ये सब ग्राउंड रिमांड नोटिस को कंटेस्ट करते हैं। एक बात यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ रिमांड मैक्सिमम 15 डेज के लिए मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, और एक ही नोटिस पर 15 डेज का रिमांड कभी नहीं मिलता है। डिफरेंट इंस्टांसेस पर रिमांड दिया जाता है, लाइक 3-4 डेज का मिला। अगर फिर भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या कुछ रिकवरी रहती है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि नेक्स्ट 2-3 डेज और मिलने चाहिए, तो ऐसे मिलता है। अब यहाँ पर एक प्रोविज़न आता है सेक्शन 169। ये पुलिस की वो हिडन पावर है जिसको पुलिस बहुत कम यूज़ करती है, और ये है बेल बाय पुलिस।
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास ये पावर है टू ग्रांट द बेल to any person to any accused under section 169 if he consider that such person no more required for further investigation. अगर वो कहता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है देन पुलिस हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट द बेल अंडर दिस सेक्शन। अभी हमने देखा एफआईआर हुई, पर्सन अरेस्ट हुआ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई विटनेसेस की और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है विद इन 24 आवर्स, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर और प्रोविज़न है ये देखा। अब अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है जिसे चालान भी बोलते हैं अंडर सेक्शन 173, जिसमें सेक्शन 154 प्लस 161 के स्टेटमेंट plus everything which was collected by police during investigation must be forwarded to the trial court for the purpose of trial of that accused. तो यहाँ पर अब पुलिस का काम खत्म हो जाता है और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, थाना और जेल दोनों अलग चीज़ है। थाने में पर्सन डिटेन किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जेल में पर्सन 2 बार जाता है, एक बार जुडिशियल कस्टडी ड्यूरिंग ट्रायल और एक बार आफ्टर कन्विक्शन, वो इम्प्रिजनमेंट के लिए जाता है। तो अब तक हमने डिस्कस किया था यहाँ पर पीछे बेल बिफोर अरेस्ट, बट बेल आफ्टर अरेस्ट नहीं किया। तो बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल कर सकते हैं अरेस्ट होने के बाद से लेकर बिफोर फाइनल जजमेंट, किसी भी वक्त फाइल किया जा सकता है और कितनी भी बार फाइल किया जा सकता है, बट एवरी टाइम व्हेन अ पर्सन फाइल बेल इट मस्ट बी फाइल्ड ऑन द फ्रेश ग्राउंड, इट cannot be filed on the existing ground. When you knock the door of court for justice, you have to come with a fresh ground. मतलब पहले बेल लेते हुए कहा कि डिले इन एफआईआर हुआ था तो वो ग्राउंड उठा लिया बेल लेने के लिए, कोई रिकवरी नहीं हुई उसका ग्राउंड बना लिया नेक्स्ट टाइम, फिर डिले इन ट्रायल हो गया उसका ग्राउंड बना लिया थर्ड बेल में, कोई भी रीज़न एम्बिग्यूटी आ गई उसका ग्राउंड बना लिया। मीन्स हर बार न्यू ग्राउंड होना चाहिए बेल लेने के लिए। तो किसी भी जगह कितनी भी बार बेल फाइल हो सकती है बट ग्राउंड न्यू होने चाहिए, जो हमने अभी तक देखा। जब आफ्टर अरेस्ट बेल फाइल की जाती है तो ट्रायल कोर्ट में फाइल होगी। अगर मैजिस्ट्रेट के पास है, ट्रायल चल रहा है तो मैजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करेंगे, और अगर सेशन के पास है तो सेशन के पास। अगर एक सिचुएशन आती है अगर मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चल रहा है और मैजिस्ट्रेट जो बेल नहीं देता है तो सेशन के पास जाएंगे, सेशन से नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेल रिजेक्ट होने के बाद अपील या रिवीजन नहीं लगती है। बेल इज ऑलवेज फाइल्ड एज बेल, बेल ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती है, कोई रिवीजन नहीं होती है। अगर आफ्टर अरेस्ट बेल लेनी है मैजिस्ट्रेट से, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तीनों के लिए हमें सेक्शन 436 में जाना पड़ेगा बेल के लिए। सुप्रीम कोर्ट का अलग प्रोविज़न आ जाता है। अब तक तो हमने बेल आफ्टर अरेस्ट में जो बेसिक चीज़ें थी उनको समझा है। अब हम देखते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट का क्या प्रोसीजर और प्रोविज़न है। जब बेल लेने जाते हैं तो क्लासिफिकेशन देखी जाती है, इधर इट इज़ बेलेबल और नॉन बेलेबल। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो जाते हैं अंडर सेक्शन 436। इवन इन ऑफेंसेस में तो कोर्ट की भी नीड नहीं है, पर्सन रिमांड पेपर पर भी बेल ग्रांट कर सकता है अंडर सेक्शन 167। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बेल की बात करें तो जाते हैं अंडर सेक्शन 437। तो यहाँ पर कोर्ट देखेगी ये प्रोहिबिटरी क्लास है या नॉन प्रोहिबिटरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोहिबिटरी क्लास क्या है। सेक्शन 437 बात करता है कि ऐसे ऑफेंसेस जो पर्सन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट से कन्विक्टेड नहीं है, या फिर पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड ना हुआ हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, या 7 ईयर्स से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट के लिए, या फिर 3 ईयर्स की पनिशमेंट के लिए 2 टाइम्स कन्विक्ट ना हुआ हो। ये सिचुएशन है नॉन प्रोहिबिटरी क्लास की, जहाँ बेल इजीली मिल जाएगी और मिल सकती है। सो ये तो हुआ नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में कौन से प्रोविज़न है, किसमें बेल मिल सकती है। अब प्रोहिबिटरी क्लास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोविज़न आता है सेक्शन 437 क्लोज 1, जो मैजिस्ट्रेट को या उन कोर्ट्स को पावर देता है जो अदर देन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट है।
अगर कोई एक्यूज पर्सन बिलोंग करता है सेक्शन 437 क्लोज 1 सब क्लोज फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इन इंस्टांसेस में कोर्ट कैन नॉट ग्रांट द बेल बिकॉज ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल हो जाते हैं। बट इन सब क्लोजेस का एक एक्सेप्शन है। अगर कोई जुवेनाइल, वुमन, सिक और इन्फॉर्म पर्सन wants to take bail, then court can grant the bail as per Article 14 of Indian Constitution because this article provided specific relief. So हमें नॉन प्रोहिबिटरी क्लास और प्रोहिबिटरी क्लास का पता लगा जो सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी बात करता है। नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में अगर पर्सन कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 ईयर्स से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्ट ना हुआ या फिर 3 ईयर्स की पनिशमेंट के लिए 2 टाइम्स कन्विक्टेड ना हुआ हो, तो ये सिचुएशन है नॉन प्रोहिबिटरी क्लास की। और नेक्स्ट हमारा प्रोहिबिटरी क्लास में हमने देखा कि अगर जो सेक्शन 437 क्लोज 1 सब क्लोज फर्स्ट और सेकंड है, अगर पर्सन इन सिचुएशन में फॉल कर रहा है जो उसमें गिवन है, उस सिचुएशन में पर्सन को बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बेल ये क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, और अगर वही है कि अगर डिस्क्रिप्शन होते कोर्ट की, कोर्ट देना चाहे तो दे सकती है। सो फाइनली अब तक हमने डिस्कस किया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ सेक्शन 154 में, एफआईआर हुई सेक्शन 156 में, इन्वेस्टिगेशन हुई सेक्शन 161 में, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हुआ विटनेसेस का, और इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुई तो अंडर सेक्शन 167 में हमने रिमांड ले लिया, और अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं थी तो पुलिस ने बेल दे दी अंडर सेक्शन 169 जो पुलिस की पावर है। और अगर बेल नहीं दी तो सेक्शन 173 में वो चार्जशीट करेगा, चालान सबमिट करेगा। और बेल आफ्टर अरेस्ट कैसे मिलती है वो हमने देखा, और ये सब आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। सो अब तक जो ये हमने प्रोविजंस देखे हैं, प्रोसीजर देखा है, ये सब प्री ट्रायल में एग्जिट करेगा। प्री ट्रायल जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। अब हमारी आती है सेकंड ट्रायल। अगर चार्जशीट सबमिट हो जाएगी या फिर कंप्लेंट होगी अंडर सेक्शन 200, फिर इसके बाद जो प्रोसीडिंग होगी वो सब एग्जिट करेगी ट्रायल में। सो अब जब ट्रायल स्टार्ट होगा, कंप्लेंट और चार्जशीट अगर सबमिट हो गया उसके बाद, तो ट्रायल क्या है, ट्रायल कौन कैसे चलाएगा, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है। उसके लिए सिंपल है कि आप सीआरपीसी में जाओ और स्केड्यूल के अंदर एक लिस्ट बनी है जिसमें ऑफेंस लिखा है और साथ में बताया है बेलेबल है और नॉन बेलेबल है ये ऑफेंस, ये भी लिखा हुआ है। कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, ये सब उस लिस्ट में मेंशन है। और इवन ट्राइबल बाय वोट कोर्ट, ये सब चीज़ भी इसमें मेंशन है। मीन्स कौन इसको ट्राई करेगा, ये सब स्केड्यूल फर्स्ट में मेंशन है। ये सब मेंशन है उस लिस्ट में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब अगर हम ट्रायल की बात करते हैं कि ट्रायल बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समवन ट्रायल और समरी ट्रायल। इसमें एक्सेप्ट सेशन ट्रायल और सब ट्रायल परफॉर्म किए जाते हैं बाय मैजिस्ट्रेट। वारंट ट्रायल भी, समरी ट्रायल भी, समवन ट्रायल भी, ये सब मैजिस्ट्रेट के थ्रू ट्राई किए जाते हैं। और सेशन ट्रायल जो होता है वो सिर्फ सेशन कोर्ट के थ्रू ट्राई किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है मीन्स। सो आपको स्केड्यूल फर्स्ट पढ़ने के बाद ये समझ आ जाएगा कि कौन सा ट्रायल परफॉर्म किया जाएगा बाय मैजिस्ट्रेट, बाय सेशन कोर्ट। बट यहाँ पर अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है, अगर कोई पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और वो पर्सन जुवेनाइल है, एज पर सीआरपीसी जुवेनाइल कौन है, यू नो। सो एज पर सीआरपीसी सेक्शन 27 जुवेनाइल है जो पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है, वो पर्सन जुवेनाइल है। और 27 के अकॉर्डिंग इसमें एक चिल्ड्रंस एक्ट भी है। ये एक स्पेशल एक्ट है जो कहता है अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स उस स्पेशल कोर्ट में या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चलाया जाएगा। अगर कोई जुवेनाइल पर्सन ऑफेंस करता है, या तो सीजीएम के पास, जिसको हम सीजीएम बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या फिर जो चिल्ड्रन एक्ट के थ्रू एक स्पेशल कोर्ट है उस कोर्ट के थ्रू। बेसिकली सेक्शन 27 जुवेनाइल्स की जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है।
और सेक्शन 437 में उसको बेल की कंसेशन ग्रांट करने की बात की गई थी, जो हमने पीछे ही देखा था कि सेक्शन 437 क्लोज 1 सब क्लोज फर्स्ट और सेकंड में जो कंसेशन था उसके लिए जुवेनाइल वुमेन के लिए एक्सेप्शन था, जो वो यहाँ पर बेल की बात करते हैं उसकी। सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि जुवेनाइल अगर कोई पर्सन है तो सीआरपीसी में कैसे एग्जिट करेगा। या तो वो चिल्ड्रन एक्ट का जो स्पेशल एक्ट है उसमें तो फॉल करेगा ही, लेकिन सेक्शन 27 बेसिकली जुरिस्डिक्शन की बात करता है जुवेनाइल पर्सन की, और उसको बेल कहाँ ग्रांट की जाएगी, सेक्शन 437 में जो एक्सेप्शन है वहाँ पर। जब शेड्यूल की बात आई यहाँ पर तो हमने देखा कुछ केसेस का ट्रायल चलता है मैजिस्ट्रेट के पास, कुछ सेशन के पास, और कुछ जो अदर मैजिस्ट्रेट होते हैं जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इनके पास या सेकंड क्लास। अब यहाँ पर एक बात और पता लगी हमें कि जो सेक्शन 6 है सीआरपीसी का वो बात करते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। तो अगर हम क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड की बात करें तो कितने टाइप्स के क्रिमिनल कोड अंडर सीआरपीसी? So there is 4 types of criminal court under CRPC: Court of Session, Judicial Magistrate First Class or any Metropolitan Magistrate, Judicial Magistrate Second Class, Executive Magistrate. So schedule से हमें classes of criminal court भी पता लग गया, और provision क्या है classes of criminal court का वो भी हमें पता लग गया है। So अब हम यहाँ पर ट्रायल कोर्ट का जो ट्रायल चलेगा वो किस प्रोविज़न में फॉल करता है, सेशन का और मैजिस्ट्रेट का, वो देख लेते हैं। अगर ट्रायल चलाया जाएगा बाय मैजिस्ट्रेट तो वो होगा अंडर सेक्शन 238 टू 259, और अगर ट्रायल चलाया जाएगा बाय सेशन कोर्ट तो वो प्रोविज़न फॉल होगा अंडर सेक्शन 225 टू 237। ये बात हुई कि ट्रायल किस प्रोविज़न के अंडर चलाया जाएगा बाय मैजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट। अब अगर कोई भी कोर्ट या कोई पार्टी ट्रायल केस को मूव कराना चाहती है इन अदर कोर्ट तो वो करा सकते हैं। किस प्रोविज़न के अंडर करा सकते हैं, सीआरपीसी में क्या प्रोविज़न है उसके लिए, ये बात करता है। इस चीज़ के लिए प्रोविज़न है सेक्शन 406 टू 412। इन सेक्शंस में सुपीरियर कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की और जो भी कोर्ट है उनकी पावर है वो ट्रांसफ़र और विड्रॉ कर सकते हैं केसेस को वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर, मतलब मेन मुद्दे की बात जो यहाँ पर है ट्रायल में वो क्या है, दैट इज ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट और बाय सेशन जज। प्रोसीजर दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो प्रोविजंस का है। बाय मैजिस्ट्रेट का प्रोविज़न अलग है, बाय सेशन का प्रोविज़न अलग है, बट प्रोसीजर जब हम फॉलो करते हैं तो दोनों का सिमिलर है। ट्रायल को देखते हैं। जब ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट स्टार्ट हुआ सबसे पहले होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये फर्स्ट स्टेप है जब क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले सेक्शन 238 ये कहता है कि पुलिस सब डॉक्यूमेंट्स को और कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट को एक्यूज को सप्लाई कर दे। और अगर कंप्लेंट केस था तो कंप्लेनेंट को कहा जाएगा ट्रायल, और ट्रायल स्टार्ट होता है अंडर सेक्शन 238। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया अंडर सेक्शन 2111 टू 224 ऑफ सीआरपीसी बताता है हाउ टू फ्रेम चार्ज। सो फ्रेम कैसे चार्ज होते हैं इसमें हम ये देखते हैं। इसमें जब हम चार्ज फ्रेम करते हैं तो कंटेंट एज पर सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग होता है। इसमें सेक्शन 211 क्या बोलता है कि सबसे पहले स्टेट करना ऑफेंस, डेफिनेशन, प्रोविज़न, जो रेलिवेंट लॉ है वो बताना है, नेम और प्लेस एक्यूज का लिखना है, और टाइम ऑफ एक्यूरेंस लिखना है, कैसे ऑफेंस कमिट हुआ है वो सब लिखना है, एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड है या नहीं है वो भी बताना है, जो भी कोर्ट की लैंग्वेज होगी उसमें वो सब लिखना है। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी कोर्ट फॉलो करते हैं जिस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। सो जब हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते हैं तो उसमें ये सब इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। ऐसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जाता है, वो चार्ज पढ़कर सुनाया भी जाता है कोर्ट में एक्यूज को। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो हो गया और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि छोटा सा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 1 ईयर से भी कम है, यहाँ पर तो किसी लॉन्ग ट्रायल की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केसेस में हो जाता है समरी ट्रायल, जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 260 टू 265 ऑफ सीआरपीसी। ये एक सिचुएशन हो सकती है केस की। अब दूसरी सिचुएशन है कि एक्यूज करता है प्लीड गिल्टी
अंडर सेक्शन 252 में चले जाएंगे। एक्यूज कहता है प्लीड गिल्टी में कि हाँ मैंने ऑफेंस कमिट किया है, क्राइम किया है। एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में कन्फेशन या प्लीड गिल्टी देता है कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। अब सेक्शन 252 में प्लीड गिल्टी हो गया, उसको कोर्ट हियर करेगी और कन्विक्ट कर देगी। तो समरी ट्रायल में भी इसको या तो कन्विक्ट या फिर माइनर फाइन लेके भी छोड़ दिया जाएगा अगर एक्यूज सफिशिएंट कॉज देता है। दोनों सिचुएशन में क्या होता है, अगर समरी ट्रायल में अगर केस को उसको कोर्ट को लगता है, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि छोटा सा माइनर सा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट बहुत कम है, तो वो उसको या तो कन्विक्ट भी कर सकती है उस कुछ टाइम पीरियड के लिए, या फिर माइनर सा फाइन देके छोड़ दिया जाता है। और इसमें प्लीड गिल्टी में भी सेम है कि कन्विक्ट भी किया जा सकता है और फाइन लेकर भी छोड़ दिया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें इस पूरे मैटर में एक सेक्शन नज़र आ रहा है, सेक्शन 300। और सेक्शन 300 क्या है, ये है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मीन्स नो मैन कैन बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस। अगर पर्सन एक ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है तो दोबारा वो सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। ये बात बोलता है सेक्शन 300 डबल जियोपार्डी। और ये डॉक्ट्रिन से आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट की गई थी। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 भी डॉक्ट्राइन ऑफ जियोपार्डी की बात करता है। अब वापस ट्रायल पर चले जाते हैं। अब तक ट्रायल में समरी ट्रायल और प्लीड गिल्टी को हमने समझा। अब आ जाता है नॉट प्लीड गिल्टी। नॉट प्लीड गिल्टी किस सेक्शन में क्या प्रोविजन है इसका सीआरपीसी में, वो है सेक्शन 254। मतलब एक्यूज्ड एग्री नहीं करता कि उसने कोई ऑफेंस या क्राइम कमिट किया है, फिर कोर्ट बोलती है एविडेंस लेके आओ, प्रूव करो। अब जब एविडेंस आएगा तो सेक्शन 303 और सेक्शन 273 एग्जिट करेंगे। अब जब पर्सन ने प्लीड गिल्टी के लिए तो मना कर दिया कि मैंने ऑफेंस नहीं किया, अब एक्यूज्ड बोलता है मुझे खुद विटनेस बनना है और एविडेंस सबमिट कराने हैं, तो एक्यूज्ड के पास ये राइट है कि वो खुद का विटनेस बन सकता है एंड ऑन द ओथ उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी अंडर सेक्शन 303। तो 303 में तो हमने देखा कि एक्यूज जब खुद का विटनेस बनता है। सेक्शन 273 ये कहता है कि एविडेंस रिकॉर्ड तब किए जाएंगे तब एक्यूज प्रेजेंट होगा, एक्यूज की प्रेजेंस में ही एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। नाउ सेक्शन 272 टू 283 एविडेंस रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। मेन सेक्शन इसमें 281 है, डिफाइन करता है प्रोसीजर रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग एविडेंस और एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मैजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट या कोई भी अदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाले कि सेक्शन 281 वर्क करेगा सेक्शन 164 के साथ, मतलब इट विल बी रीड विद सेक्शन 164। तो मैजिस्ट्रेट जब कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करता है सेक्शन 164 में रिकॉर्ड करता है वो, और कन्फेशन विदाउट ओथ रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर एक्यूज्ड कोई विटनेस बुलाना चाहता है तो वो अंडर सेक्शन 287 बुला सकता है। इस सेक्शन के अंदर एक्यूज्ड और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों विटनेस को बुला सकते हैं। सो सेक्शन 303 में हमने देखा था कि वो खुद का विटनेस बन सकता है और सेक्शन 287 में विटनेस को बुला भी सकता है। नॉट प्लीड गिल्टी में उसको ये मौका दिया जाएगा। अब एविडेंस तो दे दिया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर एविडेंस लेके आएगा, उसके ऊपर एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, अगर नेसेसरी हुआ तो री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। इस पूरे मैटर के वक्त कोई एविडेंस रिकॉर्ड हो गया बाय मैजिस्ट्रेट को, प्रूफ हो गया, तो मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 255 कन्विक्ट कर देगा एक्यूज को। अगर एट एनी स्टेज कोर्ट को लगता है कि कोई ग्राउंड बनता है इस पर्सन को एक्यूट करने का, तो मैजिस्ट्रेट कैन प्रोनाउंस द जजमेंट ऑफ एक्यूटल और एक्यूज को रिलीज कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 258। तो सेक्शन 255 जब बात करता है, अगर कोर्ट को मैजिस्ट्रेट को कोई एविडेंस प्रूव हो जाता है जिससे उसे लगता है कि हाँ एक्यूज ने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो कन्विक्ट की जजमेंट प्रोनाउंस कर देता है, कन्विक्ट कर देता है उसको, डिक्लेयर। और अगर
कोर्ट को लगता है कि नहीं कोई ग्राउंड है उसको एक्विट करने का, तो वो अंडर सेक्शन 258 में उसको एक्विट कर देता है एक्यूज को। अब इस पूरे मैटर और प्रोसीडिंग में अगर किसी पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अंडर सेक्शन 320 वो एग्जिट करेगा। 320 बात करता है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की। कंपाउंडेबल ऑफेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, विद परमिशन ऑफ कोर्ट और विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है पार्टीज, बट नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती पार्टीज। अगर पार्टीज केस विड्रॉ कराना चाहती है वो भी हो सकता है, बट उसमें भी कोर्ट देखती है कि ऑफेंस जो है वो विड्रॉ होने वाला है या विड्रॉ नहीं होने वाला है। अगर विड्रॉ होने वाला होता है तो वो कर देती है, अदरवाइज पब्लिक प्रोसिक्यूटर पार्टी बनकर उस केस को चलाते हैं। मीन्स अगर पार्टी ने एग्जिट कर दिया, जिस पार्टी ने वो केस फाइल किया था प्राइवेट पार्टी ने, और वो पर्सन अब विड्रॉ करना चाहता है, तो और अगर कोर्ट को लगता है कि विड्रॉ करने वाला केस नहीं है, तो उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो पार्टी बनकर उस केस को फर्दर उसकी प्रोसीडिंग चलाएगा। अभी हम जो पीछे बात कर रहे थे सेक्शन 255 और 258 की, जिसमें कोर्ट एक्विट और कन्विक्ट करती है, अभी इस चीज को हम साइड में रखते हैं। अभी हम इससे पहले कोर्ट क्या करती है, एक फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनती है दोनों पार्टीज के। ये तब होता है जब प्रोसिक्यूटर अपने सब विटनेसेस ला चुका होता है, सब एविडेंस ला चुका होता है, और एक्यूज भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब प्रोड्यूस कर चुका होता है कोर्ट में। एट द एंड एक फाइनल स्टेज है जब दोनों पार्टीज आर्ग्यू करते हैं, तब फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद आ जाता है जजमेंट। सो यहाँ पर ट्रायल खत्म होता है और पोस्ट ट्रायल स्टार्ट होता है। पोस्ट ट्रायल जो 3rd स्टेज है क्रिमिनल केस में। अब जजमेंट के लिए सीआरपीसी के कौन से प्रोविजन डील करते हैं? सेक्शन 353 टू 365 बात करते हैं जब कोर्ट फाइनली जजमेंट देती है, जजमेंट पर ट्रायल हो जाएगा और ट्रायल हमेशा एंड होगा विद एक्विटल और कन्विक्शन। इट मीन्स या तो किया जाएगा एक्विट या किया जाएगा कन्विक्ट। कन्विक्ट किया तो पनिशमेंट, एक्विट किया तो रिलीज कर दिया जाएगा पर्सन को। एक्विट हुआ तो अपील लगेगी अंडर सेक्शन 378। एक्विटल की अपील हमेशा हाई कोर्ट जाएगी और अपील फाइल की जाएगी बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्राइवेट कंप्लेनेंट जो था वो करेगा। अब अगर कन्विक्ट की बात करते हैं कि कन्विक्ट हुआ पर्सन, तो वो अपील के लिए क्या प्रोविजन है सीआरपीसी में, वो है सेक्शन 381। अगर मैजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया तो अपील करेंगे सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 381। और अगर हाई कोर्ट के कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अंडर सेक्शन 379। अब जब कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील होती है तो कोर्ट को बोलते हैं कि पनिशमेंट को सस्पेंड किया जाए, और इसके बीच में मींस आफ्टर द कन्विक्शन और ड्यूरिंग द पेंडेंसी अपील वो पर्सन बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है अगर रीजनेबल ग्राउंड शो करता है एक्यूज कोर्ट को। और ये बेल किस सेक्शन के अंदर मिलती है? ये बेल मिलती है अंडर सेक्शन 389। बेल आफ्टर द कन्विक्शन और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, उसको बेल मिलती है। ये सेक्शन बोलता है कि आफ्टर द कन्विक्शन और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक एनहेंसमेंट अपील भी होती है जिसको प्रेफर किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये दोनों गवर्नमेंट ही इस अपील को प्रेफर कर सकती है। अब तक हमने जजमेंट देखा और इसमें अपील देखी है कन्विक्ट और एक्विट की, और इसके बाद हमने बेल भी इसमें देखा कि बेल आफ्टर कन्विक्शन कैसे मिलता है। अब इसके बाद एक प्रोविज़न आ जाता है रिवीजन का। रिवीजन कैसा होता है, क्या प्रोविज़न है सीआरपीसी में इसके लिए? सेक्शन 399 और 401 बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन फाइल कर सकते हैं जब कोई पर्सन एग्रीव्ड हो कोर्ट के ऑर्डर से, मतलब मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से या सेशन के ऑर्डर से। अगर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो सेक्शन 399 में रिवीजन फाइल करेंगे, और अगर सेशन कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव है तो सेक्शन 401 में फाइल करेंगे। बट रिवीजन फाइल तब होगी जब कोई अपील का प्रोविज़न गिवन ना हो। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। रिवीजन ये नहीं कि तुम अपील भी कर रहे हो और रिवीजन भी फाइल कर रहे हो।
रिवीजन तब होगा तब कोई अपील का प्रोविज़न ना हो। एक क्विक रीजन ले लेते हैं तीनों स्टेजेस का जो हमने देखा। प्री ट्रायल में सबसे पहले ऑफेंस कमिट होगा, उसके बाद देखा जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो रिपोर्ट होगी, कंप्लेंट होगी, एग्जामिनेशन होगा, इशू ऑफ प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि श्योरिटी से काम चल सकता है, श्योरिटी के बेसिस पे पर्सन को रिलीज कर दिया जाए तो कर सकते हैं। अगर नहीं लगता तो ट्रायल स्टार्ट होगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और पर्सन को विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, रिमांड लिया जाएगा अगर विद इन 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और उसके बाद चालान कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 173। हमने प्रोटेक्टिव बेल की भी बात की थी और प्री अरेस्ट बेल की भी बात की थी और क्वैश एफआईआर की भी बात की थी। इन तीनों के प्रोविज़न भी देखे थे कि क्या है, और अगर पुलिस एफआईआर करने से रिफ्यूज़ कर देते उसके क्या प्रोविज़न है, प्रोसीजर है, वो भी हमने देखा था। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल किसके थ्रू किया जाता है, वो सब आपको मैंने बताया था कि स्केड्यूल फर्स्ट में आपको देख कर पता लग जाएगा। और ट्रायल 2 कोर्ट से होता है, या तो बाय मजिस्ट्रेट होगा या बाय सेशन कोर्ट होगा। जिस भी कोर्ट में ट्रायल चलेगा उसमें सबसे पहले होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उस बेसिस पे समरी ट्रायल कर देता है मजिस्ट्रेट या कोर्ट। और अगर एक्यूज्ड खुद प्लीड गिल्टी करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, अगर पर्सन नॉट प्लीड गिल्टी करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न और प्रोसीजर है, वो सब हमने देखा था। एविडेंस प्रोसिक्यूटर के सबमिट होंगे और फिर उसके बाद कन्विक्ट और एक्विट डिसाइड किया जाएगा। ये सब हमने ट्रायल में देखा था। बहुत सारे प्रोविज़न, बहुत सारे प्रोसीजर थे उसके लिए। और इसमें एक प्रोविज़न था कॉम्प्रोमाइज़ अगर पार्टी करती है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न था, विड्रॉ केस को करने के लिए क्या प्रोविज़न है, और अगर ट्रायल केस को जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता है उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न और प्रोसीजर है सीआरपीसी में, वो सब हमने डिस्कस किया था ट्रायल स्टेज में, जो सेकंड स्टेज है। और लास्ट चीज़ सेकंड स्टेज में रहती है फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के बाद सेकंड स्टेज ख़त्म हो जाती है, थर्ड स्टेज का रोल स्टार्ट हो जाता है, मींस पोस्ट ट्रायल का रोल स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट ट्रायल में जजमेंट आती है, जजमेंट में या तो पर्सन एक्यूट होगा या कन्विक्ट होगा। कन्विक्ट होगा उसके लिए अपील जाएगी तो वो किस प्रोविज़न में जाएगी, एक्यूट के अगेंस्ट अपील जाएगी तो वो किस प्रोविज़न में जाएगी। और जब पर्सन कन्विक्ट होता है अगर उसने अपील के लिए अप्लाई किया उससे पहले उसको बेल चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और रिवीजन कैसे फाइल होगा, किस प्रोविज़न में फाइल होगा, कब फाइल किया जाता है रिवीजन, वो भी हमने देखा था। अब तक हमने यहाँ पर प्री ट्रायल देखा, ट्रायल देखा और पोस्ट ट्रायल देखा। क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे इन तीनों स्टेजेस के अंदर, क्या प्रोविज़न गिवन है सीआरपीसी में इनके लिए, वो सब हमने डिस्कस किया। अब हमने मेन 3 स्टेजेस को तो डिस्कस कर लिया अच्छे से। इसके बाद हमारा आ जाता है अनलॉफुल असेंबली, जो सेक्शन 129 टू 132 बात करते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट उसको डिस्पोज ऑफ करा सकता है। फिर पब्लिक न्यूसेंस है जो सेक्शन 133 टू 143 में है। और अगर कोई अर्जेंट केसेस है तो 144 टू 144 ए है, इसमें सब मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो उसके साथ डील करेगा। और सेक्शन 145 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो। फिर आ जाता है सेक्शन 41 टू 60 ए, डील करता है अरेस्ट, ड्यूटीज़ क्या है पुलिस ऑफिसर की, प्रोसीजर क्या होगा, और अरेस्टेड पर्सन जो है उसके राइट क्या है, क्या प्रोसीजर रहेगा, और इसमें वो सब बताया है सेक्शन 41 टू 60 ए में। और सेक्शन 125 टू 128 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की बात करता है, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के। इसमें बेसिक्स और इम्पोर्टेंट पार्ट हमने कवर कर लिया है। और जो ये टॉपिक्स है अनलॉफुल असेंबली, अरेस्ट, मेंटेनेंस, इनके लिए अपलोड कर दी जाएगी सेपरेट वीडियोस। बट जो मेन 3 स्टेजेस होते हैं क्रिमिनल केस में और जो मेन रोल होता है सीआरपीसी का, वो हमने डिस्कस किया इस वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो और साथ में सीआरपीसी भी समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।